तो हम ये कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ जियोग्राफिकल रीजन ऑफ अ कंट्री, कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी मुल्क की जियोग्राफियाई हदूद के अंदर अंदर पैदा हुई हैं, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हैं या वो तमाम गुड्स शामिल हैं जो कि लोगों ने बाहर रहकर इस मुल्क से जो है वो बाहर से आके प्रोड्यूस की हैं, वो इसमें शामिल हैं। और जो इधर से बाहर जाके प्रोड्यूस की हैं वो शामिल नहीं हैं, चूँकि वो दूसरे मुल्क में पैदा की हैं। लिहाजा इस मुल्क के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई हैं, इसकी जियोग्राफी हदूद के अंदर अंदर, वो इसका जीडीपी है। तो हम इसको कहेंगे ये है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पहली बात तो ये है कि क्या ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को क्लियर, तमाम कॉन्सेप्ट इसके बाद में ये होता है। तो कहा ही जाता है कि इसको मेजर करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड लगाए जाते हैं। 3 डिफरेंट मेथड लगाए जाते हैं। सबसे पहला जो तरीकाकार है उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहला तरीका जो है उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक तो इसको मेजर करने का जो तरीका है जिसकी मदद से हम इसको मेजर करेंगे वो है आपका नंबर 1 मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये कहलाता है इनकम मेथड। और तीसरा जो मेथड है इसको हम कहते हैं ये प्रोडक्ट मेथड है। और हम इसको प्रोडक्ट मेथड के साथ साथ आउटपुट या आउटले मेथड भी कहते हैं। तो हम इसको प्रोडक्ट मेथड का नाम देते हैं। तीन मेथड से हम इसको मेजर करते हैं। इन 3 मेथड्स की मंतक बड़ी सिंपल सी है। एक लॉजिक ये है कि जितने भी इकोनॉमी में अखराजात होते हैं उनको जमा कर लीजिए, वो आपकी नेशनल इनकम है, एक्सपेंडिचर्स। दूसरा तरीका ये है कि मुल्क के तमाम अफराद की आमदनी को एक जगह जमा कर लीजिए, ये भी नेशनल इनकम बनेगी। और तीसरा तरीका ये है कि मुल्क में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई हैं उनकी वैल्यू को जमा कर लीजिए, उससे भी नेशनल इनकम बनेगी। मैं रिपीट करता हूँ, जितने भी आपने मुल्क में अखराजात किए हैं वो जमा कर लीजिए, एक्सपेंडिचर्स, या मुल्क में तमाम अफराद की, इंडिविजुअल्स की इनकम को जमा कर लीजिए, या ऐसा कीजिए कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई हैं उनकी वैल्यू को असेस करके एक जगह जमा कर लीजिए, तो भी आपकी जो है वो इनकम मेजर हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहली जो बात है या सबसे पहला जो इशू है जिसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से शुरू करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, जहां तक एक्सपेंडिचर मेथड का ताल्लुक है, ये मेथड आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। और इस मेथड की एक और सिफ्त ये है कि इस मेथड के ऊपर पेपर में सवाल बहुत आता है। और खूबी की बात यह है कि इस मेथड पर जो सवाल आता है वो न्यूमेरिकल है, जिसमें पूरे पूरे नंबर बच्चे ले लेते हैं। अक्सर 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, समटाइम 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये मेथड जो है इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। बड़ा सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप पहले से इससे काफ़ी हद तक रोशनास हैं। एक्सपेंडिचर मेथड। तो जीडीपी जो कि आपने कहा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए जियोग्राफिकल रीजन, उसको मेजर करने के लिए 3 मेथड, और उसका पहला मेथड जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, जिस पे हम बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम तमाम कौम के अफराद की द सम ऑफ कंजम्पशन spendings investment expenditures
the sum of consumption spending, investment expenditures, government expenditures and net earning from foreign sector. दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, सिंपली यू कैन से, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यानी C स्टैंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, consumption spendings, I stand for investment spendings, G stand for government expenditures and X minus M stand for foreign sector. तो अगर इस सब को जमा कर लें तो डेट्स इक्वल टू रियल आउटपुट और डेट्स इक्वल टू जीडीपी, तो ये जीडीपी के बराबर होगा। तो यहां से हम जीडीपी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे, कितना है। फिर भी अगर आप कहें कि इसके अंदर सारी बातें सिंपल हैं, सी कंजम्पशन है, आई इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, तो हम इसको अगर एक जगह जमा कर लेते हैं तो ये हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं हेड्स, जिस पे आप खर्च कर रहे हैं, हेड्स मीन जिस पे आप खर्च कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले है हमारा डोमेस्टिक स्पेंडिंग्स, डोमेस्टिक स्पेंडिंग्स इसको हम सी बोलते हैं। दूसरी चीज है हमारी बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इसको हम आई बोलते हैं। तीसरी चीज है हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, जिसको हम जी बोलते हैं। और आखिर में है हमारी नेट एक्सपोर्ट्स, जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट्स को इसके अंदर ऐड करेंगे और इंपोर्ट्स को इसमें से माइनस कर देंगे। सो रीजन ये है कि देखिए कंजम्पशन में एक अजम्पशन ले लेता हूँ, फर्ज कीजिए ये बिलियन में, इसकी जो वैल्यू है वो बिलियन में, तो मैं कहता हूँ 600 बिलियन रुपीस आपने अर्न किया या आपने डोमेस्टिक स्पेंडिंग की है, 400 बिलियन आपने जो है इन्वेस्टमेंट की है बिजनेसेस ने, 600 की है फिर गवर्नमेंट ने, और हमने एक्सपोर्ट किया है जो माल वो है 300 बिलियन का, और हमने जो इसमें से इंपोर्ट कर ली वो है 200 बिलियन की। तो मेरी जो है नेशनल इनकम या मेरा जीडीपी जो है वो आ गया 170017 बिलियन आ गया, 17। अब इसके अंदर ये बात जरूरी है कि एक्सपोर्ट्स के नतीजे में हमें पैसा रिसीव हुआ है, तो एक्सपोर्ट हमें एक्सपोर्ट अर्निंग्स देती हैं, एक्सपोर्ट्स हमें एक्सपोर्ट अर्निंग्स प्रोवाइड करती हैं, ये हमारी अर्निंग्स होती हैं। लेकिन इसके बारक्स इंपोर्ट्स जो होती हैं वो हमारी पेमेंट्स होती हैं, इंपोर्ट हमारी पेमेंट्स होती हैं, एक्सपोर्ट हमारी अर्निंग होती है और इंपोर्ट्स हमारी पेमेंट्स होती हैं। तो इस एक्सपोर्ट्स में से ये इंपोर्ट का सेक्शन अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये जो सेक्शन बचेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल द नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये जो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स है, ये हमारी नेट एक्सपोर्ट्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंपोर्ट में से
यानी आमतौर पे यूं भी लिख दिया जाता है x माइनस एम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है किसी मुल्क की इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, तो फिर टोटल नेगेटिव भी आ सकता है। तो आज उसने नेशनल इनकम में ही ऐड होना है, तो फिर नेगेटिव भी आ सकता है। पर्टिकुलरली वो नेशंस जो डेवलपिंग है, उन्हें तो बहुत ज़्यादा मशीनरी और इक्विपमेंट इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हमने जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। जनरली कोशिश होती है इक्वल हो, तो फिर बैलेंस हो जाएंगे। और अगर इक्वल ना हो तो फिर अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो अनफेवरेबल है, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो फिर फेवरेबल हो जाएगा। तो ये फिर उसके बिल्कुल बर्क्स हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड है। तो अब ये यहाँ तक जो बात है ये होगी हमारी, जिसको हमने डील कर लिया एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहाँ तक जो सवाल है वो एक तो कवर हो गया कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, और इसके अंदर अगर एग्जाम्पल देनी पड़े तो आप इस तरह की एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और ये आप इसका जो है समराइज एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है। लेकिन हर नेशनल इनकम मेजरमेंट मैटर में एक चीज़ होती है, और वो होती है कि जी बस इनको ऐड कर लेना है, तो इसको हमने ऐड कर लेना। अब जहाँ तक सवाल है कि हर मेजरमेंट मेथड के अंदर एक चीज़ लाजमी है, और वो है उसकी प्रिकॉशंस। ये उसकी प्रिकॉशंस, उसके बगैर आप उसे नामुकम्मल समझिए। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मेथड की बजाय उसकी सिर्फ प्रिकॉशंस पूछ ली जाती हैं कि इसकी केयर क्या है, इसकी प्रिकॉशंस क्या है। देखिए, जहाँ तक सवाल है आपके इस मेथड का, जिसको आपने जो है अपना एक्सपेंडिचर मेथड कहा है, इसके अंदर जो प्रिकॉशंस हैं, इसको हम दो नाम दे सकते हैं। हम इन्हें प्रिकॉशंस भी कहते हैं, हम इन्हें इसकी लिमिटेशंस भी कहते हैं, और ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी कहला सकता है, ठीक है जी, या इसकी डिफिकल्टीज कहला सकती हैं कि इसके अंदर ये डिफिकल्टीज है। देखिए, इसमें सबसे पहली प्रिकॉशन या एहतियात ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे नॉन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी एक्सपेंडिचर्स नहीं होते हो, दीज आर कॉल्ड नॉन एक्सपेंडिचर्स। ये जो नॉन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इसके अंदर सबसे पहला मसला जो है वो ये आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक्सपेंडिचर नहीं है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी पा लेते हैं जिसमें हमें एक्सपेंडिचर नहीं करने पड़ते। मिसाल के तौर पे गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे फादर इज टीचिंग टू द सन, फादर इज टीचिंग टू द सन, है तो ये भी सर्विसेज, लेकिन यहाँ पे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरह मदर है, मदर जो है वो आपके लिए चाय बना रही हैं, इसके भी आपको कोई पैसे नहीं मिलते। यू आर नथिंग अगेंस्ट इट, आपको इसके अगेंस्ट मिलता मुलता कुछ नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप जो है वो एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो नहीं करते इसके ऊपर। लिहाजा मेजरमेंट में इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई हैं, जो चीज़ें बिला वजह मिल गई हैं, उन्हें हमें जो है वो छोड़ना नहीं है, उन्हें हमें इंक्लूड करना है, उन्हें हमें मानना है कि ये हमें अवेलेबल हुई हैं, लिहाजा ये पार्ट है हमारे सारे काम का। तो इसको हम कहेंगे ये हमारी नॉन एक्सपेंडिचर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सपेंडिचर नहीं हुए, लिहाजा ये इंक्लूड नहीं हो सकते। तो ये एक पहली बात, तो ये इसमें एहतियात है कि आपने इन्हें शामिल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे और उठ के गए जी मैंने आज जूते पॉलिश किए थे, लिहाजा 50 रुपये तो लगते हैं तो 50 इसके लगाए, ठीक है जी। इसी तरह फादर गए जी, अच्छा जी मैंने भी जनाब जो है, बेटा उठे हो गए जी देखिए मैंने ट्यूशन तो पढ़ी है, अप्पू को पैसे नहीं दिए लेकिन लगा देते हैं 5,000। तो ऐसा नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं हुए तो खर्च भी नहीं लिखा जाएगा, ये एक चीज़ है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर कुछ और भी मज़ायके आ जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है कि जो भी चीज़ पे आप अखराजात करते हैं उसके एक्चुअल एक्सपेंडिचर नोट होने चाहिए, एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स। लेकिन होता ये कि हम जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स को लिखना चाहते हैं
तो हमेशा इसके अंदर जो है इंक्लूड हो जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम इनके ऊपर जो रियल एक्सपेंडिचर हो वो लिखें, लेकिन होता ही है कि इसके अंदर टैक्स शामिल हो जाते हैं। वो कैसे कि हम चाय खरीदने जाते हैं तो चाय की जो मार्केट प्राइस है एक बड़े पैकेट की वो 750 रुपीज़ है, 750 रुपये। ठीक है जी, एक बड़े पैकेट की चाय की कीमत 750 रुपये। लेकिन होता क्या है कि ये जो 750 रुपये हैं इसके अंदर सिर्फ ये 750 शामिल नहीं होते, और बहुत सारे इश्यूज शामिल हो जाते हैं। जैसे आप ये कह लीजिए कि इसकी एक्चुअल कीमत जो है शायद 650 है, तो हमने हकीकत में खर्चा जो है 650 रुपये इस पे किया है, जो कि इसकी जो है वो सेल प्राइस थी। लेकिन इसके अंदर जो है, या इसकी जो रियल प्राइस थी, एक्चुअल प्राइस थी, इसके अंदर 100 रुपया जो था वो सेल्स टैक्स था, वो सेल्स टैक्स भी ऐड हो गया। एक्चुअली वो सेल्स टैक्स होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो ऐड इन वैल्यू हो गया, यानी वो एक्चुअली 650 प्लस 100 वो 750 पे चला गया, वो 750 पे चला गया। तो ये एक इश्यू जो है, ये पता चला कि जनाब जो हमें एक्सपेंडिचर नोट करने हैं वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होने चाहिए जो गुड पे हुए। लेकिन यहाँ पे 100 रुपया यहाँ से प्राइस में से निकल के किधर चला गया, गवर्नमेंट की पॉकेट में चला गया, गवर्नमेंट लेगी। तो ये एक डिफरेंट मामला है। तो इसके अंदर ये भी एक प्रॉब्लम या प्रिकॉशन अपनी जगह मौजूद है कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि टैक्स कितना है और रियल इनकम कितनी है, रियल एक्सपेंडिचर कितना और टैक्स कितना। तो एक चीज तो ये हो गई। तो इसके अंदर एक बात तो ये है कि हमें पहली बात ये है कि जो नॉन एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर किया ही नहीं, वो चीज़ मुफ्त मिली है आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्सपेंडिचर चाय की पत्ती पे किए हैं, साबुन पे किए हैं, सर्फ पे किए हैं, तो वो होना ही चाहिए कि एक्चुअल वाले नोट होने चाहिए, जो उसकी रियल प्राइस है, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है। लेकिन हो ये रहा है कि एक्चुअल प्राइस की बजाय हम मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मार्केट प्राइस के अंदर हमेशा जो है वो सेल्स टैक्स शामिल हो जाते हैं। ये एक इशू है, ये प्रॉब्लम है, ये डिफिकल्टी है। नंबर थ्री इसमें जो डिफिकल्टी है वो ये है कि एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन। हम एक एक्सपेंडिचर करके बैठते हैं, हमारा ही ख्याल होता है कि ये चीज जो एक्सपेंडिचर की है इसकी वर्थ इतनी ही होगी। लेकिन जैसे मैंने एक कंप्यूटर खरीदा अपने ऑफिस के लिए, तो एक कंप्यूटर खरीदा ऑफिस के लिए और हमने वो कंप्यूटर परचेज करके ऑफिस में यूज करना शुरू कर दिया। तो ये बात है जी जनवरी 2020 की। हम 6 माह बाद गुजर हुआ फी सेंटर में, तब तक फी सेंटर ठीक था। तो उनसे पूछ लिया ऐसे जून 2020 में कि जनाब ये जो कंप्यूटर है ये कितने का है अब। तो वो खरीदा था हमने 60,000 का। उस वक्त वो कहते हैं कि वो जो आपके वाला कंप्यूटर है वो इस वक्त जो है वो 40,000 का। यानी एक्सपेंडिचर जितने करते हैं चीजें डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती हैं। वो एक्सपेंडिचर उतने नहीं रहते, बहुत जल्द डेप्रिशिएट हो जाते हैं। इवन एक गाड़ी शोरूम से निकलते ही 2 लाख रुपया लूज कर देती है, 2 या 4 लाख रुपया लूज कर देती है। तो सबसे पहली बात जो है इसके अंदर आ जाते हैं नॉन एक्सपेंडिचर, जहां गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी पेमेंट आपको मिल जाती हैं। जैसे आपको जो है वो बाप बेटे को पढ़ा रहा है, तो बेटे को बगैर खर्चे की चीज मिली है, माँ से चाहे बगैर पैसों के मिल गई है, तो ये पैसे काउंट नहीं होते। दूसरी बात यह है कि चाय की पत्ती है देखने में 750 की है, लेकिन हकीकत में उसकी कीमत 650 है, 100 रुपये गवर्नमेंट ने लगाए हुए। इसी तरह से जो आपकी डेप्रिसिएशन है उसको अगर आप देखते हैं तो आपने एक्सपेंडिचर 60,000 का किया था, लेकिन 2-4 माह पता चला वो 60 नहीं वो 40 रह गया। तो ये एक डिफरेंस है जो आता है। लेकिन आपको अगर ये लिखना पड़े तो आप इसके अंदर सिर्फ सिंपली एक एक सेंटेंस लिखेंगे कि इन जो मैंने ऊपर लिखा है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है, नॉन पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, नॉन एक्सपेंडिचर्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, या रादर आप कह सकते हैं एक्सक्लूडेड। ठीक है जी। तो एक्चुअल और इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी इसी तरह से एक एक सेंटेंस आप ऐड कर दें तो आपके लिए काफी है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां तक जो मैंने बात की है वो आप रिव्यू क्यों करेंगे, रिव्यू करने के बाद हम एक तरीके से ये सीखेंगे कि इससे न्यूमेरिकल कैसे हल करने हैं हमने।
जो न्यूमेरिकल पेपर में मुसलसल आ रहे हैं, ठीक है जी, तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको एक बार विजिट करेंगे और रिविजिट के अंदर हम इसको न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके अंदर वो तमाम न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास मौजूद है पास्ट पेपर्स में, ताकि इसकी हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, इसके अंदर हमें किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो। अब जो दूसरा मेथड है हमारा, उसको हम कहते हैं इनकम मेथड। तो चलते हैं इनकम मेथड की तरफ। इनकम मेथड में हम जो है वो सबसे पहले बात करेंगे आपके एक और तरीका है कार जिसके तहत हम नेशनल इनकम को या जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर जो आपका सबसे पहला तरीका है, उसके अंदर हम कहते हैं कि ये इनकम मेथड है। यानी इनकम मेथड को जब आप देखते हो तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात जहन में आती है कि अगर हम तमाम अफराद जो हैं किसी भी कौम के उसकी आमदनी को जमा कर लें, सम ऑफ द रिवॉर्ड ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उनके हम रिवार्ड्स को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल के अरसे में। सम ऑफ द रिवॉर्ड ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1 ईयर, कि हम सम ऑफ रिवॉर्ड ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं ड्यूरिंग 1 ईयर। अगर हम इसे जमा कर लेते हैं तो ये बन जाती है हमारी नेशनल इनकम। अब आप ये कहेंगे कि पहले तो इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सोर्स क्या है हमारी आमदनी का। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जरा एक दफा सोचिए कि इनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। मिसाल के तौर पे आपके आस पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उनका नाम है आंटी क्रिस्टीना है, और वो जो है उनको आप देखते हैं कि वो विडो हैं, उनके शोहर भी नहीं है, तो उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनका घर कहाँ से चल रहा है। तो आप पता चलेगा कि वो एक फ्लोर में रहती हैं और 2 फ्लोर उन्होंने किराए पे दिए हुए हैं, लिहाजा उन्हें रेंट आता है। जो रेंट उन्हें आता है उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ लिख दें, जो रेंट उन्हें आता है उसकी वैल्यू हम इसे लिख दें, तो डेट इज 300 बिलियन, तो वो 300 बिलियन है। ठीक है जी, तो ये जो 300 बिलियन है ये रेंट आता है, ये उनकी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। इसी तरह अगर बात करते हैं हम वेजेस एंड सैलरीज की, तो वेजेस और सैलरीज की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान भी नहीं है कि उन्होंने किराए पे दिया हो, कोई बिजनेस भी है उनका, वो बेचारे खुद जाते हैं जाके नौकरियां और जॉब करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, जॉब करता हूँ उसके बदले मुझे सैलरी मिलती है। तो ये जो है ये 400 बिलियन ये आपको मिल गया, वेजेस एंड सैलरीज। दूसरी तरफ क्या होता है कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि ना उनके पास कोई मकान है जिसको वो किराए पे दे दें, ना कोई वेजेस है ना सैलरीज है, उनके पास एक सरमाया है जो उन्होंने बैंक में रखा हुआ है, और बैंक से उन्हें जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलता है, उस इंटरेस्ट से वो बेचारे गुजारा करते हैं। तो वहां से भी चलिए पूरी कौम के लोगों ने जो पैसा बैंक में रखा हुआ उससे 400 बिलियन आ गया। अब कुछ लोग ऐसे हैं ना तो उनके पास कोई मकान है ना जमीन है जो रेंट पे दी हो, ना कोई वो नौकर भी नहीं कहीं करते, नौकरी भी नहीं करते, पैसा भी बैंक में नहीं रखा है, किसी स्कीम में नहीं लगाया हुआ। वो क्या करते हैं, वो खुद कारोबार करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर है, उन्हें मिलता है प्रॉफिट। तो हम यही चीजें इकट्ठी कर रहे हैं कि लैंड का रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट, तो जनाब हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा एक साल के लिए। तो हम इसको कहेंगे हमारा जीडीपी है, एंड जीडीपी इज अ वर्थ ऑफ 1700 बिलियंस। मैंने जानबूझ के एक जैसा रखा है ताकि आपको यकीन आ जाए कि तमाम तरीकों से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम आंसर आएगा। तो ये आ गया आपका जो है वो इनकम मेथड। अब ये मेथड भी आपके लिए नया नहीं है, ये भी पहले आप देख रहे हैं, जैसे आप C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस m देख चुके हैं, इससे आप ये भी देख चुके हैं कि लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है, ये सब आप देख चुके हैं। तो अब जो बात आती है कि इसकी प्रिकॉशंस क्या है।
इसकी प्रिकॉशंस में हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि डिफ़िकल्टीज़ या प्रिकॉशंस के अंदर बाज़ जगह पे ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। मैं ज़रा हेडिंग कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे बाज़ जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स अब जहाँ तक ताल्लुक है ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स, बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि देखिए ये तमाम वो अदायगियाँ हैं जिसके बदले में हम कुछ देते हैं। यानी अगर हमने रेंट लिया है तो हमने मकान दिया हुआ है, अगर हम वेजेस ले रहे हैं तो सर्विसेज दी हैं, अगर सूद लिया है, इंटरेस्ट लिया है तो कैपिटल दिया हुआ है, अगर हम मैन्युफैक्चर करके गुड्स दे रहे हैं तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन बात ये ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट ये होती है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, तो ये हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तो बगैर किसी चीज के दे रही है हुकूमत, ठीक है ना। इसी तरह आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो आपकी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, कोई आपको हैंडीकैप अलाउंस देते हैं, इस तरह की कुछ सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है। ये नेशनल इनकम नहीं, चूंकि ये पेमेंट बगैर मेहनत के ट्रांसफर हुई है, इसके बदले में कुछ लिया नहीं गया, या आपको किसी ने जो है किसी ने किसी को ज़कात दे दी है, तो ये उसकी आमदनी नहीं है एक्चुअली, ये तो उसकी आमदनी पहले से है किसी की, उसने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा आपको दे दिया है और वो बगैर मेहनत के मिला है, लिहाजा इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये तो ट्रांसफर है, ये तो गिफ्ट है एक तरह से जो आपको मिल रहे हैं या आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है ना। इसके बदले में कोई चीज़ यहाँ लिखी नहीं जा सकती, तो ये इसका इसमें ऐड नहीं होते, जबकि आम जिंदगी में ये आपको इनकम ही लगेंगे। दूसरी तरफ ये भी मसला है कि कुछ लोग जिस चीज़ को इनकम समझते हैं वो इनकम नहीं होती। जैसे अभी मैं पिछले दिनों सुन रहा था तो कि फलां बंदा जी वो तो बड़ा खुशहाल है। मैंने कहा जी कैसे? कहते जी ऊपर की आमदनी बड़ी आ रही है। मैंने पूछा जी ऊपर की आमदनी क्या होती है? तो वो क्या होती है, वो ये है कि वो इलीगल सोर्स यानी वो ब्राइब लेते हैं कहीं से, यानी अल्लाह माफ करे वो बंदा जो है वो ब्राइबरी लेता है, ब्राइब लेता है यानी रिश्वत लेता है, या इस तरह की सूरत हाल है कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है। तो ब्लैक मार्केटिंग है, इसके कोई पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें होती हैं, इलीगल सोर्स है, ब्राइब है, ब्लैक मार्केटिंग है, तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है। अब उसके बाद ये है कि जो आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी इनकम होती है जो अनरिपोर्टेड होती है, यानी लोग जो है वो रिपोर्ट ही नहीं करते। अनरिपोर्टेड इनकम, ना आमदनी आई ना रिपोर्ट हुई, तो अनरिपोर्टेड इनकम जो है उसको आप कह सकते हैं ऐसी आमदनी होती है जो किसी जगह काउंट फॉल नहीं हुई, यानी गिनी नहीं गई, बस दे दी गई। तो अनरिपोर्टेड इनकम भी हम इसको कह सकते हैं, विच इज मीन्स के हमने कोई रिपोर्ट फॉल नहीं किया, बस इनकम आ गई अल्लाह का नाम लेके, तो हम इसको कहते हैं अनरिपोर्टेड इनकम, यानी अनडॉक्यूमेंटेड इनकम। अनडॉक्यूमेंटेड इनकम का मतलब ये है कि आप अक्सर औकात जाते हैं, यानी कहना तो नहीं चाहिए मुझे, आप जाते हैं अक्सर डॉक्टर हजरात के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी फीस दे दें, प्राइवेट फीस लेते हैं, कोई 2500 लेता है, कोई 3000 लेता है, कुछ से भी ज़्यादा लेते हैं, एक साहब में वो 8000 लेते हैं, लेकिन वो आपको कोई इनवॉइस नहीं देते, वो प्राइवेटली एक चिट दे देते हैं, तो वो लिखते नहीं है। तो ये अनडॉक्यूमेंटेड इनकम है, ये भी काउंट होने से रह जाती है, तो ये भी इसमें एक प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है। इलीगल भी रह जाते हैं, नॉन डॉक्यूमेंटेड भी रह जाते हैं, तो ये नॉन डॉक्यूमेंटेड इनकम है जो डॉक्यूमेंट नहीं की गई। अच्छा, तो ये चीजें आ जाती हैं जो इनकम का हिस्सा नहीं होती और शामिल भी नहीं की जा सकती। तो ये हो गया आपका इनकम मेथड। अब अगर आप बात करें तो ये इनकम के बाद ये इस प्रोडक्ट मेथड, या हम इसको आउटपुट अप्रोच कहते हैं, कि आप ये करें कि जो आपने प्रोडक्शन की है या जो आपने आउटपुट प्रोड्यूस की है वो सारी की सारी आउटपुट को की वैल्यू एक जगह जमा कर लेते हैं, तो ये आउटपुट अप्रोच हो सकती है। इसका जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि हम ये कहते हैं कि सम ऑफ द
सम ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेशक आप वही जो जीडीपी की डेफिनेशन है वो भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही जीडीपी होता है ना, तो ये एक्चुअली जीडीपी ही है, वही तो मेजर कर रहे हैं। तो सम ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन 1 year इन अ कंट्री, एक मुल्क में एक साल के अरसे में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो आपका जीडीपी है। सम ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन 1 year इन अ कंट्री। तो दिस इज व्हाट यू कैन से, दिस इज आल्सो अ ज्योग्राफिकल रीजन लिख लें, कोई मसला नहीं, बिल्कुल वही लिख दें, सेम बात है। इन अ कंट्री भी एक ही बात है और ज्योग्राफिकल रीजन भी एक ही बात है। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पे इसकी वर्थ देखते हैं कि किसने कितनी वर्थ की प्रोडक्शन की है, और हम यहाँ पे फिर सेक्टर ले आते हैं, डिफरेंट इकोनॉमी के सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर जो है उसका क्या अर्न किया हमने, चूंकि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर है इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा पैसे डाल दिए। मैन्युफैक्चरिंग है, यही दो बड़ी एक्टिविटीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, हम कहते हैं यहाँ से 400 बिलियन बचा कौम को। माइनिंग है, जैसे कोयला वगैरह है हमारे यहाँ, साल्ट भी है तो हम कहते हैं उधर से भी हमें पैसे बचे हैं। फिर हम कहते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन है, हम कहते हैं जी हमें ट्रांसपोर्टेशन से भी पैसे बचे, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन से पैसे बचे हैं 200 बिलियन, हम कहते हैं जी यहाँ से बचा हमें। फिर हम कहते हैं जी होलसेल, होलसेल से भी कुछ पैसे बचे, हम कहते हैं जी होलसेल से हमें जो है 200 बिलियन यहाँ से भी बचा है। फिर हम कहते हैं जी टेलीकॉम, हम कहते हैं जी टेलीकॉम से भी हमें पैसे बचे हैं, टेलीकॉम से हमें कोई 150 बिलियन बचा है। और फिर हम कहते हैं जी हमें हेल्थ एंड एजुकेशन से भी पैसा बचा है, तो वो भी हम ले लेते हैं, लेट्स से 50 बिलियन वो भी है। हमने इस सबको जमा कर लिया तो ये बन गया 1700 बिलियन। ये डिफरेंट सेक्टर हैं जहां से हमने पैसा कमाया। तो ये वो चीजें आ जाती हैं जिसका हमें बड़ा खास तरीके से जो है वो शामिल कर देते हैं प्रोडक्ट अप्रोच में। तो ये हमारी प्रोडक्ट अप्रोच है कि हर सेक्टर के जो पैसे हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं एक जगह, ये प्रोडक्ट मेथड आ जाएगा। अब जिस तरह बाकी सब में कुछ लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग विद डिफिकल्टीज हैं तो वो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हमें प्रिकॉशंस को देखना पड़ेगा कि प्रिकॉशंस क्या है। जरूरत पड़ जाए तो ये पॉइंट हम तनकीद में भी इसकी लिख सकते हैं, लिमिटेशंस में भी लिख सकते हैं, प्रिकॉशंस। सबसे पहली बात तो यह कि दुनिया में हर चीज खरीदी नहीं जाती, बाज़ जगह पे पैसों का इस्तेमाल ही नहीं होता, यानी हर चीज माइंड से कि दुनिया में हर चीज जो है वो पैसों से नहीं खरीदी जाती, क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स एक्सचेंज हो जाती है, गुड्स एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गुड्स, गुड्स एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गुड्स, चीजों के बदले चीजें बदल लेते हैं लोग। मिसाल के तौर पे अक्सर औकात आप जाए ना गांव में तो कपड़े के बदले गंदुम ले लेते हैं, गंदुम के बदले जो है वो बाजरा ले लेते हैं, इस तरह एक्सचेंज कर लेते हैं लोग, आपस में चीजें एक्सचेंज कर लेते हैं, चलो आप हमें दाल दे दो, हमारे से चावल ले लो। तो गुड्स आर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गुड्स, चीजों के बदले चीजें एक्सचेंज हो जाती। दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जहां तक ताल्लुक है टैक्सेस एंड सब्सिडीज का, तो ये भी एक इशू है कि हमने कहा कि जिस भी चीज़ की वैल्यू काउंट करने जाते हैं तो एक तरफ तो उसकी एक्सपेंडिचर वैल्यू है, दूसरी तरफ ये है कि इसकी वैल्यू जो हम पता करते हैं तो अगेन वही मसला आता है कि वैल्यू तो ठीक है लेकिन इसकी जो रिटेल प्राइस है वो कुछ और है। वो 650 रुपये इस चाय के पत्ती के पैकेट की, चाय के पत्ती का पैकेट लिया ना हमने, और 100 रुपया जो इसके ऊपर आपने लगाया हुआ सेल्स टैक्स। तो जो सेल्स टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो अलहदा हो गया, और 650 रुपये का जो आपकी रिटेल प्राइस है वो बिल्कुल अलहदा हो गई। तो रिटेल प्राइस अलहदा है और सेल्स टैक्स अलहदा है, तो ये दोनों चीजें जो है ये बिल्कुल अलग अलग डील हो रही है। तो अब यहाँ पे जो है सूरत हाल पैदा हो जाती है सेल्स टैक्स वाली,
कि यहाँ पे सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स लगे। सबसे पहले बार्टर सिस्टम की बात है, लोग इन गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स यूज कर लेते हैं। अब पैसा यूज ही नहीं हुआ, अकाउंट कैसे करोगे कि कौन सी चीज कितने की है। अच्छा, अब वैल्यू पता की तो आपको लग रहा है कि चाय का पैकेट 750 रुपए का है, लेकिन जब आप वैसे अगर देखें उसकी वर्थ को देखते हैं, 750 की नहीं बल्कि वो 650 की है जितने में ये बिक रहा। तो इसके अंदर ये चीज शामिल कर दी गई। फिर इसके अंदर एक मसला है डबल काउंटिंग का। डबल काउंटिंग इज अ सीरियस इशू। डबल काउंटिंग, देखिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास असूल ये है कि वैल्यू शुड बी एडेड ऑफ ओनली फाइनल गुड। वैल्यू सिर्फ उसकी ऐड होनी चाहिए जो हमारी फाइनल गुड है। फाइनल गुड के अलावा कोई भी चीज है उसकी वैल्यू ऐड नहीं होनी चाहिए, यानी वैल्यू सिर्फ उसकी ऐड होनी चाहिए जो हमारी फाइनल गुड है। फाइनल गुड से मुराद क्या है? जिस हालत में या तो हमने उसे यूज कर लिया है, जिस हालत में या तो हमने इसे सेल कर दिया है, या उस हालत में उसे आगे डील कर दिया हमने, वो शक्ल हो सकती है, या फिर उसकी शक्ल फाइनल हो जाए। मिसाल के तौर हमने प्रोड्यूस की, लेट्स से हमने कॉटन प्रोड्यूस की, कॉटन से मुराद है हमारी कपास। हमने कॉटन प्रोड्यूस की, वो कॉटन थी तकरीबन 50 बिलियन की ओवरऑल। लेकिन ये जो 50 बिलियन की कॉटन आपने प्रोड्यूस की है, आप कहते हैं कि ये 50 बिलियन जीडीपी में शामिल हो जाए, कर देते हैं। उसके बाद आगे आ गया, कॉटन से बन जाता है यॉर्न। आप कहते हैं जो यॉर्न है ना, ये हमने 100 बिलियन का टोटल प्रोड्यूस किया, तो 100 ये भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि जनाब इसके अंदर जो आपने यॉर्न में से आगे क्लॉथ बनाया है वो 150 बिलियन का, हम कहते हैं ठीक है जी 150 बिलियन का। आप कहते हैं ये भी ऐड कर दो, हम कहते हैं ठीक है ये भी ऐड कर देते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं जी आगे चलते हैं, और आगे इसकी बन गया, इसके बन गए कपड़े, इसकी बन गई शर्ट्स, वो है 200 बिलियन की। आप कहते हैं ये भी काउंट कर दें, हमने कर दिया। लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये डबल काउंटिंग, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये डबल काउंटिंग है। इस तरह से डबल काउंटिंग है कि ये 500 बिलियन गलत लिखा गया, इसलिए कि आपको यहां इम्तियाज बरतना चाहिए था, डिस्टिंग्विश करना चाहिए था कि कितने ट्रक कॉटन के आगे धागा बनने जा रहे, जो धागा बनने जा रहे हैं वो काउंट नहीं होने चाहिए। हाँ, जो ईरान जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो आप काउंट कर लें, ठीक है जी। जैसे 25 काउंट कर लें, 50 काउंट ना करें, इसलिए कि वो जो 25 है वो उनकी शेप तो आगे बदल रही है, वो तो आगे यॉर्न में काउंट होने चाहिए। फिर यॉर्न जो है उनमें से अगेन आप कहते हैं जी कि 50 बिलियन का जो यॉर्न है वो आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो लिख लीजिए। लेकिन 50 बिलियन का तो फिर आगे चला गया, उसकी शेप तो फिर बदलनी है, अभी शक्ल तो खत्म ही नहीं हुई इसकी। वो आगे बन गया क्या? उसका बन गया आपका क्लॉथ। क्लॉथ में अगेन वही बात है कि जी क्लॉथ में से जो है 75 बिलियन का फिर आगे चला गया है, और उसकी शेप फिर बदलनी है, उसकी शेप फिर बदलनी है। इसके 75 आपने एक्सपोर्ट कर दिया, 75 फिर बदल, उसकी शेप फिर बदलनी है। फाइनली कपड़ा जो है वो आपका वो 200 का काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो आगे से उसकी फाइनल शक्ल है, उसकी फाइनल शक्ल। लिहाजा जो चीज दरमियान में है उसकी कीमत काउंट नहीं होती। यानी आप कहें जी मैं कॉटन के पैसे भी लगाऊंगा, धागे के पैसे भी लगाऊंगा, कपड़े के पैसे भी लगाऊंगा, शर्ट के पैसे भी लगाऊंगा, तो ये तो पैसे आपने लगा दिए, एक ही चीज के 4 दफा पैसे लगा दिए। जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं भाई,
तो उसमें पावर सप्लाई के पैसे भी हैं, उसके अंदर उसके प्रोसेसर के पैसे भी हैं, उसके अंदर उसकी वायरिंग के, उसके कंपोनेंट के, हर चीज के पैसे शामिल हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर तो हर चीज के पैसे शामिल हैं, लिहाजा करेक्ट काउंटिंग जो है वो तो बनती है आपकी डिफरेंट। तो वो बनेगी आपकी कितनी जी, वो बनेगी 350 बिलियन। लेकिन अगर आप डबल काउंट करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जहन में रहना चाहिए कि हमें सिर्फ कॉटन में से वो कॉटन बेचनी है जो कॉटन एक्सपोर्ट की है। जो कॉटन मुल्क में रही है और अपनी शक्ल बदल रही वो काउंट नहीं होनी। इसी तरह यॉन वो काउंट होना है जो एक्सपोर्ट हो रहा है फाइनली उसी शक्ल में। जो शेप बदल रहा है वो काउंट नहीं होना। यानी आपने रजिस्टर लेके खड़े हो जाना, ट्रक से पूछ रहे हैं किधर जा रहे हो, वो कह रहे हैं जी मैं शिप यार्ड जा रहा हूँ, मुझे एक्सपोर्ट पे जा रहा हूँ, वो नोट कर ले। अगर ट्रक जो है वो सतारा सपना लॉन्च जा रहे हैं, जे डॉट जा रहा है, वो नोट नहीं करना, क्योंकि उसका कपड़ा बनेगा फिर नोट करेंगे हम उसको, तो वो नहीं हमने नोट करना। इस तरह फिर ये 75 का कपड़ा एक्सपोर्ट हुआ है ये भी नोट कर लेंगे, पूरा 150 काउंट नहीं करेंगे। और बाद में जब शर्टें बन गई तो वो चाहे लोकली यूज हुई हैं चाहे बाहर जाके यूज हुई हैं, वो तो काउंट होंगी। तो ये हमने ख्याल रखना है कि डबल काउंटिंग जो है वो किसी तरह से ना हो, करेक्ट काउंटिंग हो। तो इसकी 3 एहतियात हैं। एक एहतियात ये है कि आपने जो है वो बार्टर सिस्टम वाला जो निज़ाम है उसका ख्याल रखना है, वो काउंट नहीं होगा, चूंकि वो लोगों ने पैसे असेस ही नहीं किए, वो तो चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज हो गई थी। चीज़ों की प्राइसेस में टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, लिहाजा टैक्सेस तो हमेशा उसकी ओवर वैल्यू कर देंगे, तो हमें वो टैक्सेस काउंट नहीं करने चाहिए थे। और आखिरी चीज़ उसके अंदर ये आ जाती है कि डबल काउंटिंग हो जाती है कि धागे के पैसे भी लग गए, कपड़े के पैसे भी लग गए, शर्ट के पैसे भी लग गए। जब शर्ट खरीदी है तो उसमें धागे के, कपड़े के और कॉटन के पैसे तो मौजूद है, लिहाजा वो तो हमें काउंट नहीं करने चाहिए थे। तो ये चीज़ है बड़ी अहम है जी बच्चों। तो यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारे ये तीनों मेथड जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको समझ आ गई है तो आप एक जी लिख के एंटर कर दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको ये समझ आ गए सारे, इंक्लूडिंग देयर प्रिकॉशंस। पूछ लिया जाता है कि डिफिकल्टीज क्या है नेशनल इनकम की मेजरमेंट में, कि नेशनल इनकम की मेजरमेंट में क्या मुश्किलात हैं। तो कॉटन एक्सपोर्ट होगी तो उसकी फाइनल शक्ल है, वरना आगे धागा बन गया तो वो भी फाइनल नहीं है। तो उसकी दो शक्लें हुई ना, एक्सपोर्ट वाली काउंट करेंगे और जो धागा बन रहा है वो काउंट नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों, तो मैं आगे बात कर रहा था कि जो डिफिकल्टीज हैं, ये डिफिकल्टीज जो है इकट्ठी भी लिखी जा सकती हैं। कैसे कि अगर फर्ज कीजिए हमें पेपर में आ जाता है डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम या मेजरमेंट ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी के मेजरमेंट में डिफिकल्टीज क्या हैं, ठीक है, या नेशनल इनकम के मेजरमेंट में मुश्किलात क्या हैं। तो हमें ये अगर बगैर मेथड के पूछी जाए तो इसका मतलब हमें जर्नलाइज लिखनी, फिर वो मुख्तलिफ होंगी थोड़ी सी। मेथड के हवाले से पूछी जाए तो और है कि इस मेथड में क्या मुश्किलात है, लेकिन अगर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में जो डिफिकल्टीज आ रही हैं वो पूछी जाए तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है इससे। आल तो बहुत सारी बातें उसमें से इधर लिखी जा सकती हैं, अगर ना आती हो स्टूडेंट को तो कंप्रोमाइज कर सकता है कि उधर वाले पॉइंट इधर कर दे, लेकिन इसके जर्नलाइज पॉइंट थोड़े से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सा मेथड चूज किया जाए जिससे नेशनल इनकम को मेजर किया जाए। द मेथड टू यूज फॉर नेशनल इनकम, कौन सा मेथड यूज किया जाए, क्योंकि यहां मेथड तो बहुत सारे हैं। तो चॉइस ऑफ मेथड सबसे पहली मुश्किल है। चॉइस ऑफ मेथड, ये सबसे पहला मसला है कि कौन सा मेथड अच्छा है। तकरीबन तमाम कौमें सारे मेथड यूज करती हैं और सारे ही मेथड से नेशनल इनकम मेजर की जाती है। एक दफा मैंने एक इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन के किसी सीनियर बंदे से पूछा था कि पाकिस्तान में कौन से मेथड अप्लाई होते हैं, तो उन्होंने कहा था हम तीनों मेथड लगाते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन वाला मामला है, जहां गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहां पे हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। और जो हमारी बैंकिंग है,
हमारी जो मेडिकल है, एजुकेशन है, जहाँ सर्विसेज है, वहाँ हम इनकम मेथड लगाते हैं, और जो गवर्नमेंट के तमाम प्रोजेक्ट हैं वहाँ हम एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हैं। इस तरह हम तीनों मेथड से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा एक जगह कर लेते हैं और जो है वो नेशनल इनकम मैयर हो जाती है। अक्सर टीचर्स ये बताते हैं नहीं जी तीनों तरीकों से सारी इनकम जमा होती है फिर उसकी एवरेज निकल आती है, तो ये ठीक नहीं है बात उनकी। हकीकत बात यह है कि हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ तरीकों को लगा के एक जगह जमा कर लेते हैं, और नेशनल इनकम वैसे भी किसी भी मुल्क की जो है वो कंप्यूटराइज होने से पहले तो जो है वो फिर एवरेज ले लेते हैं। तो अब कंप्यूटराइज नहीं थी तो फिर तो इतनी एक्यूरेट नहीं थी, लेकिन अब जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी तो नेशनल इनकम बहुत हद तक एक्यूरेट है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके हिसाब किताब में अभी भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है कि जो एक्चुअल इनकम है वो सामने नहीं आती इनकी। तो बहरहाल एनीवे हम बात ये कर रहे थे कि मेथड को चूज करना एक मसला है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए चाहिए इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लाने के लिए हमारे पास स्टाफ चाहिए। हमारे पास लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ है, लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। हमारे पास स्टाफ जो है वेल ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत सीरियस मसला है। फिर उसके बाद ये है कि जो मसला है वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन। लैक ऑफ कोऑपरेशन कि जो ताउन है वो नहीं है, लिटरेसी है, लैक ऑफ कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ ताउन ही नहीं है, कोई इदारा दूसरे को अपनी मालूमात नहीं देता, लोग ताउन नहीं करते। ब्लैक इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी ब्लैक इकोनॉमी, जिसका हिसाब किताब ही नहीं है, कहाँ से माल आ रहा है, किधर जा रहा है, किस तरह हो रहा है। आप देखें आपका जो इम्पोर्ट ड्यूटीज है उससे कितना पैसा इकट्ठा होता है। आप किसी दुकान पे चले जाए आपको टूंटियां चाइना की मिलेंगी, टाइल चाइना की मिलेगी, ईरान की मिलेगी, मलेशिया की मिलेगी, आपको हर मुल्क की मिलेगी। आप कहेंगे यार हमारा टैक्स रेवेन्यू क्यों नहीं इकट्ठा होता, वो सारी चीजें कहाँ से आ रही, कोई पूछने वाला ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो कहते हैं अंधी नगरी अंधेर खाता बना हुआ है यानी, और लोग जो है वो दे आर वेरी केयरलेस। तो आप जो कहीं चले जाए, मैं कहता हूँ छोटी सी दुकान पे जाए आप, जाके उनसे पूछे, आपको सारा माल इंपोर्टेड मिलेगा। ड्यूटी इकट्ठी करेंगे तो वो है ही कोई नहीं, वो किधर कहीं भी ड्यूटी, पता चलेगा कि सारा माल जो है वो कोई ईरान के रास्ते आया हुआ है, कोई तोड़खम से निकलवा लेता है, कोई कुछ, तो हर एक ने एक चोर रास्ता निकाला हुआ है। अच्छा, फिर रिस्क ऑफ डबल काउंटिंग, रिस्क ऑफ डबल काउंटिंग कि डबल काउंटिंग का एक डर रहता है कि यार कहीं काउंटिंग डबल ना हो जाए, जैसे अभी मैंने मिसाल दी आपको, वो अपनी जगह है, ठीक है जी। फिर इसके अंदर जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो पता लगता है आज ये है कल वो है, पता लगता है जी सारी कीमतें जो इकट्ठी की थी इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आ गया, वो तो कम काउंट हो गई थी, अब इन्फ्लेशन हुआ अब इतने की हो गई, तो वो मसला है, ठीक है जी। फिर एक मसला ये कि डिफरेंट मुल्कों का जीडीपी आप कंपेयर करते हो, कंपैरिजन वो जीडीपीज ऑफ कंट्रीज, जब आप मुआवजा करते हैं तो पता चलता है कि एक मुल्क तो इतना अमीर है वो तो डॉलर्स में खेल रहा है, एक मुल्क में पाउंड चल रहा है, तो जीडीपी जो है वो इन कंपैरिजन एक जैसा नहीं। तो सबसे पहली बात ये कि मेथड टू यूज फॉर नेशनल इनकम, चॉइस ऑफ मेथड एक इशू है, फिर लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ है वो भी एक मसला है, इलिटरेसी एक इशू है, ब्लैक इकोनॉमी एक मसला है, फिर रिस्क ऑफ डबल काउंटिंग एक मसला है, फिर जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है वो है, और फिर कंपैरिजन करना है तो वहाँ एक्सचेंज रेट बदलता रहता है, एक मुल्क रुपए में काउंट कर रहा है, एक मुल्क डॉलर में काउंट कर रहा है, हर एक का अपना अपना एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे आके हम ये कहते हैं कि जो पहला सेक्शन है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जीडीपी के हवाले से, वो हमने जो है वो मुकम्मल करा दिया। तो यहां तक आप बच्चों को